अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 एमआरआई में। ठीक है, इससे पहले हम 3 चैप्टर्स जो है वो पढ़ चुके हैं, वो है ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द एमआरआई। बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे सब, लेकिन आज हम इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक रेजोनेंस इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि एमआरआई में हमारे पास जो इक्विपमेंट्स यूज़ होती है, जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन जनरेट होती है, जो कोइल्स जो आरएफ पल्सेस जनरेट होती हैं या ग्रेडियंट्स हमारे पास जनरेट होती है, वो हमारे पास किस तरह होती है, कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो 3 बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास यूज़ होते हैं, या 3 बेसिक जो है इक्विपमेंट्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें मैग्नेट्स पे हम जो है बात करेंगे। मैग्नेट्स जो है ना हमारे पास, इसको हम हार्ट ऑफ द एमआरआई भी कह सकते हैं, हार्ट ऑफ एमआरआई, एंड इट्स द लार्जेस्ट कंपोनेंट। ठीक है, इन सारे कंपोनेंट्स में ये हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट कंपोनेंट जो है ऑफ एमआरआई हमारे पास मैग्नेट्स है। सेकंड हम बात करेंगे ग्रेडियंट्स पे। ठीक है, कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट था, फेज इनकोडिंग था, फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग था, वो हमारे पास किस तरह जनरेट होती है, किस तरह होती है, किस इक्विपमेंट या किस कंपोनेंट की वजह से होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, एंड द थर्ड नंबर जो है हमारे पास है वो आरएफ कॉइल्स, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स है ना, जिसके ज़रिए हम रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस को ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन हम एज अ सिग्नल उसको रिसीव करते थे, उसको हम फिर जो है डिस्कस करेंगे अपनी चैप्टर नंबर 4 पे। आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है ऑन द बेसिक्स ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, मैग्नेटिज्म, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म को। ठीक है, मैग्नेटिज्म हमारे पास क्या है, मैग्नेटिज्म किसी भी सब्सटेंस की होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है, जो हमारे पास डिपेंड ऑन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारे पास क्या है, ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये है सेंसिटिविटी। आप सिंपल वर्ड्स में सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास एक मटेरियल जो है कितना इफेक्ट हो रहा है बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक मटेरियल को हमने रखा, एक ऑब्जेक्ट को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जनरेट हो रही है। अब ये ऑब्जेक्ट या ये सब्सटेंस जो है ना, ये हमारे पास कितना इफेक्ट हो रहा है, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी है, मतलब इसकी सेंसिटिविटी टू द मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है ना, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है एंड ये हमारे पास वीक भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में ये हमारे पास अट्रैक्ट भी हो सकती है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव भी हो सकती है एंड रिपल्सिव भी हो सकती है इनकी फोर्सेस। ठीक है, एंड वीक में भी ये हमारे पास अट्रैक्टिव हो सकती हैं एंड रिपल्सिव हो सकती हैं। हमेशा याद रखिए, जो जितनी भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करती हैं, वो हमारे पास हमेशा अलाइन होंगी टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किस तरह अलाइन होंगी, मतलब उसकी जितनी भी मॉलिक्यूल्स है या एटम है, वो मैग्नेटिक फील्ड के जो है लीनियर रिस्पॉन्स में होंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जांपल, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, तो हमारे पास जो एटम जो हमने मटेरियल रखा है, उसकी जितनी भी एटम्स है, वो हमारे पास टूवर्ड्स द साउथ जो है वो खुद को अलाइन करेंगे। ठीक है, और हम कहते हैं कि जो टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलाइन करते हैं, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेकिन जितनी भी हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस हैं, उसमें क्या होता है कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड को में वो सब्सटेंस रखते हैं, तो उनका जो मॉलिक्यूल्स होती हैं या एटम्स होती हैं, वो अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है या खुद को अलाइन करती हैं। ठीक है, तो उसकी हम कहते हैं कि उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म को हम 3 टाइप्स में जो है ना वो डिवाइड करते हैं। हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। एक हमारे पास है पैरामैग्नेटिक, सेकेंड वन जो है हमारे पास है डायमैग्नेटिक या डायमैग्नेटिज्म, एंड द थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है,
अब अगर हम पैरामैग्नेटिज्म की बात करें ना, तो पैरामैग्नेटिज्म हमारे पास ऐसी मैग्नेटिज्म होती है ना, जब हम वो सब्सटेंसेस जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो हमारे पास हम रखते हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो वो अलाइन हो जाती है टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड वो हमारे पास क्या हो जाती है, अलाइन हो जाती है। तो हम कहते हैं नंबर फर्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। सेकंड नंबर आप इसमें हमेशा ये बात रखें कि याद रखें कि हमारे पास ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है, वीक मैग्नेटिज्म है, ठीक है। एंड थर्ड वन हमारे पास जो है वो है नो रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि जो ये सब्सटेंस जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है, इसने अलाइन खुद को मैग्नेटाइज कर लिया, अलाइन कर लिया टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब इस मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टॉप करते हैं, हम रिमूव करते हैं, तो क्या होता है कि ये वापस अपनी हालत में आ जाता है, कोई रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन इसमें नहीं बचती, ठीक है। नंबर फोर्थ और इम्पोर्टेंट बात जो है, इससे हम मैग्नेटिक इससे हम परमानेंट मैग्नेट जो है ना, परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते। परमानेंट मैग्नेट क्यों नहीं बना सकती? इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि हमारे पास कोई मैग्नेटाइजेशन जब हम इसको रिमूव करते हैं ना, तो हमारे पास कोई रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन नहीं बचती, तो इस वजह से हम इससे परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते। टेम्परेरी मैग्नेट ये बन जाता है, लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं ये वापस अपनी हालत में आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप इसकी देखें तो आपके बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है गैडोलिनियम, जिसको हम एज अ कॉन्ट्रास्ट भी यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन और मेलानिन, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल्स में है जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, तो वो भी हमारे पास इसमें इंक्लूड है, लेकिन आपके बुक में जो एग्जांपल्स गिवन है वो ये है, आपने ये वाली चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट याद रखनी है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सेकंड पे अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास है डायमैग्नेटिज्म, ठीक है, डायमैग्नेटिज्म। पहले तो आपने इसमें ये बात याद रखनी है कि इसका रिस्पॉन्स लीनियर है पैरामैग्नेटिज्म की तरह, मतलब कि ये हमारे पास अलाइन तो होती है मैग्नेटिक फील्ड में, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, मतलब कि इसको जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके एटम्स का डायरेक्शन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। इसका रिस्पॉन्स लीनियर है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो हम इसकी वजह से कहते हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसकी नेगेटिव है, ठीक है। थर्ड हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें पढ़ते हैं कि ये है वीक मैग्नेटाइजेशन, वीक मैग्नेटाइजेशन, मतलब कि ये अब हमारे पास रिपेल तो होती है लेकिन वीकली रिपेल होती है, ठीक है, नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। फोर्थ नंबर आप हमेशा इसमें याद रखें कि इससे हम परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते, पर नो परमानेंट मैग्नेट। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे पास इसमें भी जो हमने पढ़ा था ये वाला पॉइंट रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन का, इसमें भी कोई रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन हमारे पास नहीं बचती जब इसको हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट आप हमेशा याद रखें कि इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डिक्रीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है, तो मतलब हम कहते हैं कि सिग्नल्स भी हमारे पास इसमें रिड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड सिक्स नंबर आप हमेशा ये बात याद रखें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें हमारे पास एनर्जी लॉसेज होती हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास जो है इसके एटम्स हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, तो एनर्जी लॉसेज आती हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो बिस्मथ हो गया, मरकरी हो गया, कार्बन एंड कॉपर, ये हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ द डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। अगर हम आए फेरोमैग्नेटिज्म पे, ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास है कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इससे रिमूव करते हैं, ठीक है, व्हेन वी रिमूव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है कि इसमें हमारे पास मैग्नेटिज्म रिटेन होती है, ये हमारे पास रिटेन करता है मैग्नेटिज्म। उसमें हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि उसमें कोई रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन इसमें मैग्नेटाइजेशन रिटेन होती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इससे परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट भी हम इससे जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और यही परमानेंट मैग्नेट हम कहते हैं कि ये हमारे पास ओपन एमआरआई में यूज़ होता है, ठीक है, ओपन एमआरआई में ये हमारे पास यूज़ होता है। अब जो फेरोमैग्नेटिज्म है ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होती है, मतलब जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये हमारे पास टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड तो खुद को अलाइन कर देता है, लेकिन स्ट्रॉन्गली करता है। मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इसकी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव तो है लेकिन हाई मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हाई मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखें कि जो आपके पास MCQs आते हैं वो इसी तरह के आते हैं, ठीक है, कि हाई मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कौन से सब्सटेंसेस की है, पॉजिटिव किसकी है, नेगेटिव किसकी है, ठीक है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखें। एंड इसकी जो एग्जांपल्स है ना उसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है, तो इनको आपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, इसको हम B से डिनोट करते हैं नॉर्मली। लेकिन MRI में हम क्या कहते हैं, MRI में हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जनरेटेड बाय द MRI सिस्टम। MRI सिस्टम में जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारे पास जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एंड इसका जो यूनिट है ना हमारे पास है या तो टेस्ला या हम इसको गाज में मेजर करते हैं, ठीक है, मतलब कि 1 टेस्ला हमारे पास जो है इक्वल है टू 10⁴ गाज, 10,000 गाज के हमारे पास इक्वल है, ठीक है। तो 1 टेस्ला हमारे पास हाई, जो लार्ज यूनिट है तो हाई मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, एंड जो गाज है ना ये हमारे पास लो मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये हमारे पास स्मॉल यूनिट है, ठीक है। अगर हम MRI में बात करें ना, MRI में हम कहते हैं कि हमारे पास रेंजेस होती है मुख्तलिफ, ठीक है, किस चीज़ की रेंजेस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, जिसको हम टेस्ला से जो है ना डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये रेंजेस जो है ना मैग्नेटिक फील्ड रेंजेस, ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रेंजेस आती हैं। एक हमारे पास होती है लो फील्ड, सेकंड हमारे पास मिड फील्ड, फील्ड का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं इनकी इन द यूनिट ऑफ टेस्ला, ठीक है, एंड हाई फील्ड, ठीक है। लो फील्ड हमारे पास इसकी रेंज होती है 0.2 टेस्ला से 1.5 टेस्ला तक, ठीक है। मिड फील्ड का जो है ना वो होता है 1.5 टेस्ला से 3 टेस्ला तक, ठीक है। और जो हमारे पास हाई फील्ड है ना ये हमारे पास ऑनवर्ड फ्रॉम 3 टेस्ला टू 7 टेस्ला जो है ये हमारे पास जा सकती है, ठीक है। अब जो लो फील्ड है एंड मिड फील्ड है इसके बारे में हमेशा याद रखें, ये दोनों हमारे पास हमेशा क्लिनिकल पर्पजेस के लिए हम यूज़ करते हैं। इन MRI रूटीन इमेजिंग के लिए आप कह सकते हैं कि हम यूज़ करते हैं, जबकि ये जो हाई फील्ड है ना 3 टेस्ला टू 7 टेस्ला जिसकी रेंज है ये हम यूज़ करते हैं फॉर रिसर्च पर्पजेज या हायर एप्लीकेशंस, ठीक है, रिसर्च पर्पजेज या हायर एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लो फील्ड की बात करें जिसकी रेंज है 0.2 टेस्ला टू 1.5 टेस्ला, ये हमारे पास ओपन बोर में यूज़ होता है, ओपन बोर में यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरा हम पोर्टेबली इसको यूज़ करते हैं, पोर्टेबल MRI में ये हमारे पास यूज़ होता है, मतलब जिस MRI को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर अगर हम बोलें मिड फील्ड 1.5 टेस्ला टू 3 टेस्ला जिसकी रेंज है ये हमारे पास क्लोज्ड MRI या क्लोज्ड बोर में हमारे पास यूज़ होती है MRI सिस्टम में, ठीक है। जबकि ये जो हाई फील्ड है ना ये हमारे पास
रिसर्च पर्पसेस के लिए, या हम बोलते हैं कि एडवांस रिसर्च ओरिएंटेड है ये हमारे पास, ठीक है, रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अगर हम बात करें 1.5 टेस्ला की, 0.2 टेस्ला जो है ना, 0.2 टेस्ला टू 1.5 टेस्ला अगर हम बात करें तो 0.2 टेस्ला ये तो हमारे पास पोर्टेबल एमआरआई में यूज़ होता है, ओपन बोर में यूज़ होता है, लेकिन 1.5 टेस्ला जो है ना ये हमारे पास रूटीन इमेजिंग के लिए यूज़ होती है। जो हम नॉर्मली इमेजिंग करते हैं ना, तो हम उसमें 1.5 टेस्ला यूज़ करते हैं रूटीन इमेजिंग। एंड रूटीन इमेजिंग में आपके पास सबसे पहले आ जाता है न्यूरो इमेजिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूरो इमेजिंग। न्यूरो इमेजिंग में आप क्या करते हो, ब्रेन को जो है विजुअलाइज करते हो या स्पाइन को, ठीक है। एंड द सेकेंड वन जो हमारे पास है मस्क्यूलो स्केलेटल, जिसको हम क्या कहते हैं, MSK भी कह सकते हैं, MSK इमेजिंग, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास जॉइंट्स आ जाते हैं, बोन्स आ जाते हैं, या जितनी भी सॉफ्ट टिश्यूज है उसकी इमेजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। उसमें हम कौन सा जो है रेंज यूज़ करते हैं, 1.5 टेस्ला का, ठीक है। एंड थर्ड वन हम यूज़ करते हैं बॉडी इमेजिंग, जिसमें पेल्विस आ गया, चेस्ट आ गया, एब्डोमेन हो गया, ठीक है। CVS इमेजिंग भी हम के, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इमेजिंग भी हम कर सकते हैं, हार्ट इमेजिंग, ठीक है। एंड द 5 और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑन्कोलॉजी इमेजिंग, ऑन्कोलॉजी के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जितनी भी हमारे पास ट्यूमर की डिटेक्शन वगैरह है, ठीक है, उसके लिए भी हम 1.5 टेस्ला यूज़ करते हैं। जबकि जो 3 टेस्ला है ना हमारे पास, 3 टेस्ला, इसको हम MRA में यूज़ करते हैं, MRA मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी में यूज़ करते हैं, MRS में यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं। एंड थर्ड नंबर जो हम इसको यूज़ करते हैं वो है परफ्यूजन वेटेड इमेजिंग में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास जो इसकी इम्पोर्टेंस है ना 3 टेस्ला की, मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है ना हमारे पास इमेजिंग जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है वो 3 टेस्ला की है, ठीक है। तो 3 टेस्ला में सबसे पहले तो आप याद रखिए कि इसकी सेंसिटिविटी हाई है, sensitivity to contrast as compared to the 0.2 टेस्ला एंड 1.5 टेस्ला। इसकी सेंसिटिविटी क्या है, हाई है, बेटर विजुअलाइजेशन करता है क्योंकि इसकी इमेज क्वालिटी क्या है, इम्प्रूव है, बेटर विजुअलाइजेशन। एंड थर्ड वन जो है ना फास्टर इमेजिंग करता है। एंड हमारा मेन जो इमेजिंग का जो एम होता है ना मेन, तो उसमें हम कहते हैं कि ये हमारे पास ये प्रोसीजर जो है फास्टली हो जाए। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना इम्पोर्टेंस है 3 टेस्ला की, ठीक है। तो ये हमारे पास था। रेंजेस हमेशा याद रखिए, आपके बुक में जो रेंज गिवन है 0.2 to 3, 0.2 to 3 टेस्ला, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। लो फील्ड एंड मिड फील्ड ये हमारे पास क्लिनिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, एंड 3 टेस्ला से ऑनवर्ड हमारे पास रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने पढ़ा मैग्नेटिज्म के बारे में, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में, एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑन द मैग्नेट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक का, जिसको हार्ट ऑफ द MRI भी कह सकते हैं, एंड इट्स द लार्जेस्ट कंपोनेंट, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे, एंड ऑनवर्ड फिर हम चलेंगे RF कॉइल्स पे एंड ग्रेडियंट कॉइल्स पे, ठीक है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।